नहीं पता, तो आदमी से आदमी की जो दूरी है, यानी कि इस कोरोना काल ने हमारे अंदर के उस अहंकार को मिटा दिया कि हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यानी हम जब तक हैं तभी तक हमारी पहचान है। और यह शरीर बिल्कुल पंच तत्वों से बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो क्यों ना इसकी कुछ उपयोगिता जो है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। तो ये जो आदिम काल से जो ये जो धारणा चली आ रही है, उसको प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप में बनकर के इस चीज को दिखाया। और इसी सच्चाई को आज के इस पोखरा की धरती पर यह जो संस्था है, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, यह संस्था तभी अस्तित्व में आई जब कोरोना काल में लोगों को, जरूरतमंदों को जो सहायता दी गई। और उसके बाद ये बात मन में आई कि क्यों ना एक रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से यह काम किया जाए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महानगरों से दूर दराज इलाके में, ग्रामीण इलाके में जहां तक बात नहीं पहुंच पाती, अपने राष्ट्र को समुन्नत करते हैं। तो यह जो संस्था है उसी का परिणाम है। बहुत छोटे से कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में चुकी है और धीरे धीरे जिस तरह से इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता आई और आज पूरे देश में यह संस्था फैल रही है, तो इसका एक कर्ता इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि आज का समय भागम भाग वाला समय है, व्यस्ततम वाला समय है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो यह धरती पर जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उससे कुछ अधिकार जो है प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अलग बात है कि सूचनाओं के भ्रम फैलाने वाला भी समय है। यानी कि सच क्या है और
क्या है इसका अंतर समझना होगा। और यह तब होगा जब हम जागरूक होंगे और जब हम मानसिक दृष्टि से उस स्तर पर पहुंचेंगे कि हमें समझ में आए कि गेट पर एंट्री करते ही देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो कपड़ा बैंक की बात करें, चाहे महिलाओं की जागरूकता की बात करें, चाहे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करें, चाहे ताइक्वांडो में प्रशिक्षित करने की बात करें, ट्यूशन जो है बच्चों को, जरूरतमंद लोगों को किताब कलम सब कुछ बांटने की बात करें, या वैसे गरीब बच्चे या गरीब लोग जिन्हें पोशाक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती या ठंड में जो ठिठुरते हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाओं का जो है उन तक पहुँचाना, तो यह तभी संभव हो पाता है जब ऐसे उत्साही लोगों का दल आपके साथ हो। तो मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए आप सबको बधाई देते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग NHRC जो एंथम है, मानवाधिकार एंथम राष्ट्रगीत, उसको हम लोग सबसे पहले उससे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि शुरुआत है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा, मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। सब मानव समता के अधिकारी, मानव गरिमा के सूरज का सब पाए उजियारा, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। शासन भी बने निरंकुश तो उनको टोकेंगे, अत्याचार कहीं भी हो आगे बढ़कर रोकेंगे, हर पीड़ित शोषित वंचित को हमसे मिले सहारा, न्याय नीति नियम नियत हो यही हमको गवारा, संकल्प हमारा, मानव अधिकार। भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब बारी है जब हम लोग किसी कार्यक्रम की शुरुआत
गड़गड़ाहट से लग रहा है कि आप प्रसन्न नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार जोरदार ताली की जरूरत है। कनेक्ट होना होगा। जब यहाँ छात्राएं जो है अगर अपनी एनर्जी दिखा रही है तो आपको भी बैठे हुए एनर्जी को दिखाना होगा, तब हम लगेगा कि हम लोग जीवंत मुद्रा में यहाँ पर हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद इन छात्राओं का। अब बारी है, जैसा कि इस संस्था के बारे में जितना भी बयान किया जाए वो कम है और कुछ न कुछ छूट जाता है। इसलिए इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह तय किया था कि सबसे पहले इस संस्था के बारे में एक विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए बातें। इसलिए ऑडियो विजुअल माध्यम से सामने स्क्रीन भी है और आवाज भी आप तक पहुंचेगी कि इस संस्था की उपलब्धि अभी तक की क्या रही है। उद्देश्य समाज में मानव अधिकार की रक्षा करना है। साथ ही साथ संगठन द्वारा भिन्न भिन्न सामाजिक कार्य संचालित की जाती है, जिसमें लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, विमेन एम्पावरमेंट, फ्री स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस क्लास फॉर गर्ल्स, फ्री डांस क्लास, लीगल प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, कक्षा 1 से 5 तक मुफ्त ट्यूशन, ये सब हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। आइए जानते कि संगठन ग्राउंड्स established on the 7th of October 2020, more than 3,000 members across India appeared in 11 states. The time of the corona pandemic, more than 500 women are trained. नई पीढ़ी जो बात बात में टेक्नोलॉजी के साथ चलती है, आज जरूरत है कि अपनी संस्कृति, अपनी ज्ञान की परंपरा से न कटे, दोनों में सामंजस्य बिठाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बारी है हमारे बीच जो उपस्थित अतिथिगण है, मैं एक एक करके अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पे आए। तो आज हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण में से मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर श्री प्रवीण कुमार सिंह, उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय। आपसे अनुरोध है आप सादर मंच पे आए। कृपया आप सभी ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। दूसरी ब्रह्मा कुमारी समता, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था पांडेश्वर शाखा प्रमुख, इनसे अनुरोध है आप मंच पे आए। श्री चंदन बनर्जी, जो कि दुर्गापुर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे अनुरोध है कृपया आप मंच पे आए। श्री कुणाल कुमार, जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर अंडाल रेलवे, आपसे अनुरोध है आप मंच पे आए। और हमारे बीच उपस्थित हैं इस संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री पोतन यादव जी, आपसे भी सादर अनुरोध है कृपया आप मंच पे आए। श्री राधेश्याम दास, आपसे भी अनुरोध है कृपया आप भी मंच पे आए। और मैं अपने इस संस्था के कर्ता धर्ता श्री कुलदीप जी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे आए। आप सभी स्थान ग्रहण करें। अब मैं छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि हमारे उपस्थित अतिथिगण को तिलक लगाकर इनका हार्दिक अभिनंदन करें।
पटल पर आता है, सबके समक्ष आता है, तो फिर वो कारवा आगे निकल पड़ती है। तो इसी तरह से यह जो संस्था आज यहाँ अस्तित्व में है और 11 राज्यों में फैली हुई है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले मन के कोने में यह बात आई होगी। मैं इस संस्था की तरफ से एक बार कहना चाहूँगा कि हमने नहीं पूछा धर्म क्या है, जात क्या है, पंथ क्या है। हमने नहीं पूछा धर्म क्या है, जात क्या है, पंथ क्या है, पूछा है तो केवल मानवता को, इंसान। तो लीजिए अब इन्हीं शब्दों के साथ जो इस संस्था के मुख्य कर्ता जिनके दिमाग में यह बात उठती थी और आज उनके परिश्रम का परिणाम है, अथक परिश्रम का परिणाम है कि हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा श्री कुलदीप सिंह जी को, जो कि अपना इस संस्था की ओर से इस संस्था के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अपनी बातों को रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री कुलदीप जी। सबसे पहले इस सभागार में जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, जिनके बदौलत देश के 11 राज्यों में ये संस्था अपना परचम लहरा रही है, मैं उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस मंच में उपस्थित हमारे और सबके आदरणीय पीके सर, जो हम सभी के अभिभावक भी हैं, उनका दिशा निर्देश बीच बीच में हम सभी को मिलते रहता है कि कैसे कार्य करना है। ऐसे हमारे प्रिय अभिभावक सर को मैं इस संस्था की ओर से हृदय से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आज का जो आयोजन इस हॉल में हो रहा है, इस हॉल के जो मालिक हैं और हम सभी के गार्जियन स्वरूप भी हैं, हमेशा संस्था को कहीं ना कहीं उनका दिशा निर्देश मिलते रहता है और आज उनके बदौलत हम सभी लोग, हम सभी कार्यकर्ता इस हॉल में उपस्थित हैं। उनका भी सहयोग संस्था को बहुत ज्यादा होता है। मैं राधे श्याम सर को हृदय से प्रणाम करता हूं।
के बीच में हमारी दीदी, जो हम सभी को ये बीच बीच में सिखाते रहती है कि एक मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, उनका भी ज्ञान हम सभी को बीच बीच में मिलते रहता है। मैं दीदी को, बीके समता दीदी को भी दिल से प्रणाम करता हूँ, संस्था की ओर से प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच सबसे बुजुर्ग आप कह सकते हैं, हम सभी के अभिभावक के रूप में, और इस इलाके में शायद सभी लोग उनको जानते हैं, हम लोग उनको पोतन दादू के रूप में जानते हैं। और संस्था में विगत 3 वर्षों से वो अपना योगदान दिए हैं और दे रहे हैं। संस्था की ओर से मैं पोतन दादू को भी हृदय से कि हम सभी के बीच में चंदन सर की भी उपस्थिति है। शायद आप सभी लोग इसी क्षेत्र के हैं, सभी लोग उनको जानते भी हैं, तो मैं दादा को भी हृदय से प्रणाम करता हूँ। और भारत सरकार के रेलवे विभाग से अंडाल जोन के हमारे बीच में सेक्शन इंजीनियर सर हैं, मैं उनको भी संस्था की ओर से हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस संस्था को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ले जाने के लिए एक अहम भूमिका, एक अहम कड़ी का जो रोल अदा किया है, वो हमारे मीडिया के सभी बंधुजन हैं। मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके बगैर संस्था आगे नहीं जा सकती है। आज हम इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूरे झारखंड स्टेट के माइंस एंड जियोलॉजी के डायरेक्टर श्री विजय कुमार ओझा सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। उनकी मां का देहांत हो चुका है और आज ही हम लोग उनको फ्लाइट में, बाई फ्लाइट से पुनः दिल्ली रिटर्न किए। हम सभी लोग चाहते हैं कि उनकी मां का आत्मा का शांति मिले और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा वो जहां भी रहे, लोगों के बीच में एक सुंदर और एक अच्छा मैसेज देते रहे। आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। बहुत कोशिश उन्होंने की, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं रह पाए। आज मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं पुनः फिर आऊँगा। आप सभी जितने भी साथी आज यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी नेशनल टीम के पदाधिकारी हैं, आज उन सभी का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा तपस्या है, जिसके कारण मात्र 6 दिन में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो मैं सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी महिलाएं, जितनी भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको हृदय से प्रणाम करता हूं, हृदय से नमन करता हूं। उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता। चाहूँगा, संस्था के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ अभी आगे का जो कार्यक्रम है उसको आगे की ओर लेके चले, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय मानवाधिकार। तो अब मैं कुलदीप जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथिगण को कृपया मंच के नीचे सादर ले जाएं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम जानते हैं कि समाज का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब समाज के जो 2 पहिए हैं,
आज हमारे सामने उदाहरण है कि जैसे जैसे हम पुरानी परंपराओं को, जो समाज के अनुकूल नहीं था, जो मानवीय भावनाओं के अनुकूल नहीं था, जैसे जैसे हमने उसको छोड़ा है, हम आगे बढ़ते गए हैं, हमारा समाज आगे बढ़ता गया है। आज हर क्षेत्र में इन बेटियों ने अपनी पहचान कायम की है। जमीन से लेकर के अंतरिक्ष तक आज हर क्षेत्र में, एक समय होता था कि सेना में भी माना जाता था कि ये पुरुष प्रधान पेशा है, लेकिन वहाँ भी बेटियों ने अपना दम दिखाया है और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। तो लीजिए, अब आपके समक्ष उपस्थित है उखड़ा आदर्श विद्या स्कूल की छात्राएं एक लघु नाटक, नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रही हैं और इस नाटक की थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई है। मुझे तो चाहिए था बेटा जो मेरे वंश को आगे बढ़ा। लड़की क्या मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी? मार दूंगा मैं इसे। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। वापस आ जाओ प्लीज, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं,
काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है। और तूने उसे कोख में ही मार दिया। यह सबको मां चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? जी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित, रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कब गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की कहानी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।